नमस्कार मित्रों। देश के 5 राज्यों का जो चुनाव का काम खत्म हुआ है, वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। खास तौर से जो लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जो वोट डाल कर गए हैं, जो उसकी काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो हिसाब-किताब लगा रहे हैं और जो सरकार बनाने का इंतजार कर रहे हैं या सरकार के जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। 4 मई को सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन पत्रकारों की परेशानी यह है कि 4 मई तक कौन इंतजार करे। पत्रकारों की नहीं, अब तो हमारे मित्रों की, सबकी भी ये चिंता रहती है। तो इसलिए हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। 4 मई जब आएगी, जो नतीजे आएँगे वो आएँगे। उसमें भी हमारा कोई ना लेना-देना है, ना कोई नियंत्रण है, कुछ नहीं है, लेकिन हम चर्चा करते रहते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, क्या मोड़ ले रही है और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। तो इतने सारे जब सवाल हों, तो हमारे मित्र आशुतोष जी को याद करना बनता है। अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी को आप जानते ही, वो हिंदुस्तान की राजनीति को और पत्रकारिता को बहुत बारीकी से समझते हैं। सत्यजीत पर आपने देखते रहते हैं, फाउंडर एडिटर है और बड़ा छोटा लेकिन सीरियस उनका इंटरवेंशन रहा है राजनीति, दखल उनका रहा है। अच्छा लग रहा है कि वो जी। राजनीति कराए तब भी और लौट कर आए तब भी और लौट जाए तब भी। ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो गुड मॉर्निंग। अब तो 4 तारीख का मतलब वो जो है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल आ गए, सब आ गए। सब 2 एग्जिट पोल जो खास तौर से 2 राज्यों के एग्जिट पोल थोड़ा-सा परेशान कर रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल का, जिसमें 7 में से 5 ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात की, 2 ने बात की है कि तृणमूल कांग्रेस की वापसी हो सकती है। और जो हमारे मित्र हैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया इस लिस्ट से अपने आप कॉम्पिटिशन से। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। तमिलनाडु में भी कुछ-कुछ ऐसा हो रहा है कि टीवी के जो है वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की इच्छा खास तौर से उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल को लेकर है कि क्या ममता दी जाएँगी, रहेंगी, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कोशिश है, क्या वो सरकार बना सकती है? आप कैसे सोच रहे हैं सर? अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, कैंडिडेट्स भी हो गए, विथड्रॉल भी हो गया, सीपीएम भी हो गया, डिलीशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब हो गया। देखिए अब विजय आप जी, पहली बात तो मुझे मुझे आपके मुझे इस बात पे नहीं, मैं आपकी ये इस कह बात रहा पर हूँ कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ, देखिए मुझे तो सबसे पहले इस बात पर आपत्ति है कि हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग वी द पीपल, वी द पीपल एंड नहीं, वो तो है। ये जितनी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक, दे रिपोर्ट टू वी द पीपल। अगर वी द यस। पीपल है तो लोकतंत्र है, अगर वी द पीपल नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। सॉवरेंटी जो डिफाइन होती है वो वी द पीपल से होती है। तो हमारा और आपका सबसे ज्यादा इस डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो न जाने कितनी फिल्में बनती हैं। हमारे एक मित्र हैं जिनका कहना है कि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है लोग बंगाल में क्यों ले रहे हैं। हमारे मित्र हैं एक, तो देखिए फिल्में तो बहुत बनती है, लेकिन जिस फिल्म में सबसे ज्यादा रहस्य, रोमांच, सस्पेंस, माधुर्य, थ्रिल। सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, लोग उस फिल्म को ज्यादा देखते हैं। तो आप भी जानते हैं विजय जी। तो इसलिए इस फिल्म में रहस्य, रोमांच। अब देखिए, जब लोगों को लगा कि चुनाव खत्म हो गया, तो अचानक पता चला वहां ममता जी और तृणमूल कांग्रेस पहुंच गए कि भाई ये स्ट्रांग रूम तोड़ा जा रहा है और वहां जो है वो ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा। और जैसा कि आपने अपने मित्र प्रदीप गुप्ता जी के बारे में कहा, उन्होंने कहा भाई हम तो एग्जिट पोल ही नहीं करेंगे। अब ये सब जो कुछ है, ये जो इंट्रीग है, इसको बहुत बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वो भारत के इतिहास में एक नई प्रयोगशाला का गठन हो रहा है। और अगर कामयाब हो गया, अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ, तो भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में होगा। अभी तक मैं ये कहने से बचता था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं। और ये बात मेरे कुछ मित्रों को बहुत तकलीफ देती है और कुछ मित्रों को लगता है कि मैं कोई सिनिक हो गया हूं। हकीकत क्या है, मैं इस चुनाव के बारे में बात करने के पहले जिस माहौल में ये चुनाव किया गया है, बार बार एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि देखिए चुनाव आयोग ने कितना अच्छा काम किया है। जिस बंगाल के अंदर हिंसा नहीं होती थी, हिंसा होती थी, लोगों की जाने जाती थी, वहां देखिए
हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। मतलब इस देश का लोकतंत्र इस पर टिका हुआ है कि एक भी आदमी जो इस देश का नागरिक है या इस देश का जो असली वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। 27 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए और उसका जिक्र नहीं है। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि अरे इस बार आप वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ, अगली बार दे दीजिए, हम आपको डिसइनफ्रेंचाइज तो थोड़ी कर रहे हैं। ये जो लेकिन सुप्रीम कैजुअल कोर्ट ने एक और फैसले में ये कहा था, क्योंकि मैं इस पर बहुत बार बात करता रहा, मैं समझता हूँ हर आदमी का जिसका भी वोट है वो मिलना ही चाहिए। 27 लाख तो बहुत बड़ा वोट है। और वो उसमें आपत्ति मेरी ये भी थी कि यदि आपने जांच करके कह दिया होता कि ये इलीगल है, गलत है, तो फिर भी ठीक है। जिन पर आपने कोई फैसला ही नहीं किया वो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए उन 27 लाख में से 10% लोग भी, 27,000 लोग भी, 27,000 लोग भी सही है, तो उनका अधिकार छीन लिया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देख रहा था सर, एक हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, उनमें दोनों में कहा गया कि वोट देना, चुनाव लड़ना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टेट से मिला हुआ राइट है। तो ये वो देखेंगे कि आपके पास अधिकार है कि नहीं। देखिए, अगर वोट देना अगर फंडामेंटल राइट नहीं तो फिर लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है भाई। राजशाही में हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट पर हैरानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे वाकई में हैरानी है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश के अंदर एक डिबेट हो कि अगर वोटिंग राइट जो दरअसल ये तय करता है कि हम और आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश का हुक्मरान हमको रिपोर्ट करता है, हमको चूज करने का अधिकार है, अगर हमसे वो अधिकार ले लिया जाएगा तो फिर, और ये कहा जाए फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये तो स्टेट आपको राइट दे रहा है। स्टेट हमको कोई राइट नहीं दे रहा, हिंदुस्तान का संविधान हमको ये राइट दे रहा है, और जो हमारा सामूहिक विवेक है उसने तय किया है कि हर नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे इसीलिए है, हाँ बिल्कुल, जैसे कि जीने का अधिकार, वैसे में लोकतंत्र में एक नागरिक होने का अधिकार उसके वोट से तय होता है। और अगर उसी संविधान के द्वारा क्रिएट किए गए सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नागरिक को यह अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रयोगशाला इस वक्त पश्चिम बंगाल बन गई है, ये प्रयोगशाला भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए और भारत के लोकतांत्रिक मिजाज के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही कोट करते हुए, संविधान के आर्टिकल को कोट करते हुए, अभी भूल रहा हूँ आर्टिकल 326 शायद है, जिसमें वोटिंग राइट्स की बात की गई, उसमें संविधान ने ही उसे फंडामेंटल राइट नहीं कहा, ऐसा मानना है। देखिए, मैंने कहा कि जो जीने का भाई वो क्या है, अगर वोटिंग राइट नहीं तो लोकतंत्र नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब इससे अलग अगर कोई परिभाषा हो तो कोई मुझे बता दी। जो लोकतंत्र होने की जो बुनियादी परिभाषा है, जो मौलिक परिभाषा है, वो ये है कि आम आदमी को अपने हुक्मरानों को चुनने का अधिकार। जिस दिन वो अधिकार नहीं है उस दिन लोकतंत्र नहीं है, सीधी सी बात। ये तो बहुत बेसिक परिभाषा है। अब उसके आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आती है वो एक अलग तरीके का प्रश्न हो जाता है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि इसको मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रयोगशाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 27 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। लोग अपने और सुप्रीम कोर्ट, और जबकि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में मालूम है कि इसमें गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जयमला बागची ने साफ तौर पे कहा है कि आपने जो कानून बनाया, जो नियम बनाया कि 2002 में रिवीजन में जिन लोगों के नाम थे उनको डॉक्यूमेंट देने का अधिकार, उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, और फिर आप ही उसमें इनोवेशन कर देते हैं और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पैदा कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। तो या तो आप लोगों को पहले बता देते कि भाई ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी और आपका वोटिंग राइट सीज कर दिया जाएगा, तो लोग अपने नाम को करेक्ट करते हैं। आप लास्ट मिनट ये बात कह रहे हैं तो लोगों को करेक्ट, और उसके बाद आप कहते हैं ट्राइब्यूनल के पास जाइए, और ट्राइब्यूनल के गठन होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है, और वो इतनी सारी कंप्लेन को समय पे कर नहीं पाता। तो मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक इंटरिम आदेश, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप ये मान के चलें ये 27 लाख लोग हैं वो अयोग्य हैं इन, और इसलिए हम इनको वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे, इनमें से योग्य होंगे उनको हम तय कर देंगे। तो आप ये जो पूरा जो थॉट प्रोसेस है,
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये थॉट प्रोसेस इस देश के अंदर जो नागरिकता नाम का जो सिद्धांत है उसको कमजोर करता है, और देश में जो वी द पीपल का कॉन्सेप्ट है उसको एक तरीके से बाहर फेंक देता है और एक अथॉरिटेरियन सिस्टम को स्टैब्लिश करता है। अब ये आपने पूरे बंगाल के अंदर मैं तो सबसे खुश इस बात में होता है कि अगर एक भी सुरक्षा गार्ड ना हो और लोग जाके वहां चुनाव दें, अरे अपना ये तो स्टेट की फेलियर है कि स्टेट लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई है कि लोग स्वतंत्रता से जाके स्वच्छंदता के साथ जाके अपने वोटों के राइट का इस्तेमाल करें। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। इसका मतलब यह कि हम पिछले 70-75 सालों में देश में वो माहौल ही नहीं पैदा कर पाए हैं जहां राजनीतिक पार्टियां, राजनेता आपसी प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी स्मूथ तरीके से पोलिंग हो, ये इंश्योर हो पाए। हत्याएं क्यों होती हैं, हिंसा क्यों होती? क्योंकि स्टेट फेल कर रहा है। तो हम बजाय अपने को जोर देने के लिए हम इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि देखिए हमने इतने लाख लोगों को लगा दिया और वहां हिंसा मुक्त चुनाव हो गया। ये जो, और फिर अगर आप सीआरपीएफ पे कोई सवाल खड़े करेंगे तो आप सीआरपीएफ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो किसी को मार सकता है? अरे दुनिया के अंदर मैं एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। दुनिया में जिस सेना पर हमें गर्व है भारत के अंदर, और जो हमारा संविधान है वो ये कहता है, उसने सेना को अधिकार नहीं दिया है, वो सेना नागरिकों के तहत रहती है। और जहां कहीं भी सेना नागरिकों के अंडर में नहीं है, उस देश का इतिहास आप देख लीजिए। तो हम अगर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां चुनाव बिना सीआरपीएफ की मौजूदगी में हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हम सामूहिक तौर पर फेल हो रहे हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी, एक बहुत सैद्धांतिक डिबेट। अब जब ये नहीं हो रहा तो फिर आपको कुछ सुरक्षा व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आप कहेंगे तो भी नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि जो संस्था मदद कर रही थी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव के दौरान इलेक्शन मैनेजमेंट को, उसके घर छापे पड़ते हैं, उसके डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जिस दिन सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म हो जाती है उसके अगले दिन उसको बेल मिल जाती है। अगले दिन उसको, जबकि पीएमएलए के कानून के तहत किसी को बेल मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहां पे खुद ईडी के वकील कह रहे नहीं ठीक है आप बेल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। अपोज नहीं किया उसमें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चुनाव से पहले ईडी अपोज कर रहा था, उसने चुनाव के बाद उसको अपोज नहीं किया। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ, रात को देख रहा था कि कोर्ट से आदेश मिला कि उसको रिलीज नहीं किया जाए उनको, और फिर जेल ने कंफर्म किया कि दिल्ली में कि वो उनको रिहा नहीं किया गया। अब वो तो क्या टेक्निकल मामले रहे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो ईडी 4 दिन पहले अपोज कर रहा था जमानत की, वो इलेक्शन के तुरंत बाद उनकी जमानत को अपोज, नेक्स्ट डे आप सोचिए, नेक्स्ट डे। हाँ, तो भाई ये कोई मामूली एफआईआर के तहत किसी गिरफ्तारी होती है तो हफ्ते 10 दिन के बाद आदमी को बेल मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। यहां तो पीएमएलए के तहत अरेस्ट हुआ है, और पीएमएलए के तहत साफ तौर पर या तो कोर्ट प्राइमा फेसाई मान ले कि आदमी दोषी है, दोषी नहीं है, इनके ऊपर फ्रिवलेस केसेस लगाए गए, तो वो फिर उसको बाइज्जत बरी कर देता है, जमानत दे देता है, या जो संस्था है वो खुद ही कह दे कि भाई इसमें जो है हम इनका बेल का अपोज नहीं कर रहे हैं। तो 4 दिन पहले आपको लगता है कि इस आदमी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और चुनाव के अगले दिन आप कहते हैं इसको जमानत मिल जानी चाहिए। तो अब सोचिए कि आपकी जो एक संस्था है जो पूरा इलेक्शन का मैनेजमेंट कर रही है, और 15 दिन पहले अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उस पार्टी का पूरा चुनाव मैनेजमेंट छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या ये लोकतांत्रिक है? आप टेक्निकली लीगली बहुत सारे तर्क गढ़ सकते हैं, अरे वो तो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, ये है वो है, लेकिन जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूं भारत के लोकतंत्र के अंदर कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्षी दल का खाता सीज कर लिया जाता, भले 1 ही रुपया सीज किया जाए, 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। चुनाव के दौरान जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज की पोलिंग के जो फाइनल पोलिंग के जो डेटा हैं वो 10 दिन के बाद फाइनल बताया जाता है या 4 दिन के बाद बताया जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सारे ट्रेंड्स वरीसम ट्रेंड हैं, चिंता पैदा करते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जो पूरा बंगाल का चुनाव है वो एक नए तरीके का टूल किट, नए तरीके का प्लेबुक इस देश के अंदर लागू हो रहा है। अगर ये कामयाब हो जाएगा तो भारत के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति है उस पर बहुत गहरे सवाल पहले से लगे हैं और गहरे सवाल लगेंगे कि क्या चुनाव ऐसे भी जीता जाता है,
क्या ऐसे भी चुनाव जीता जा सकता है? सर, हमारे कुछ मित्र हैं, वो ये कहेंगे, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, वो कहेंगे कि भाई आशुतोष जी और विजय त्रिवेदी इसलिए परेशान हैं या लोकतंत्र को अंधकार में देख रहे हैं कि ये संभावना बन रही है कि 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आपको लोकतंत्र जो है अंधकार में लग रहा है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब किसी ने सवाल खड़ा किया था? मैं जानना चाहता हूं, क्या उसके पहले किसी ने सवाल खड़ा किया? क्या उसके बाद किसी ने सवाल खड़ा किया? नहीं किया ना। लेकिन अगर ऐसी बात करेंगे, अगर लोगों के मैं कह रहा हूं, अगर लोगों के मन में ये शक पैदा हो रहा है कि चुनाव को सामान्य तरीके से नहीं जीता जा रहा बल्कि कुछ दूसरे तरीके से जीता जा रहा, तो ये जो लोग सत्ता में मौजूद हैं और जिन लोगों की चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करें, लोगों के मन में इस शक को दूर करें। मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर, लेकिन वो जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको वो एक्यूज्ड की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं उनको ही वो लोकतांत्रिक बना रहे हैं, और जो लोग इस देश के अंदर अथॉरिटेरियन रिजीम को लाना चाहते हैं, अथॉरिटेरियन सोच को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, दरअसल वो उन लोगों की भागीदारी कर रहे हैं। और इतिहास में ऐसा बहुत बार होता है कि जब लोग खुलेआम, कुछ लोग अपने विवेक से और कुछ लोग अपने अवसरवादी मानसिकता की वजह से उन सत्ताओं के साथ जुड़ जाते हैं जो दरअसल उस देश के की जो किस्मत है उसमें कील ठोकने का काम करते हैं। मैं और हम और विजय जी, अगर हम आप ईमानदारी से एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरा सवाल कितना भी बेकार सवाल हो, ये हमारे देश का संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम कितने भी बेकार सवाल पूछ सकते हैं, और ये जिम्मेदारी है कि सवाल। मैं अभी पिछले दिनों मैंने वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक लेडी पत्रकार ने सवाल पूछा कि जिसने उनके ऊपर हत्या करने की कोशिश की थी, उसका एक मैनिफेस्टो था और उसमें लिखा हुआ था कि आपके बारे में उनका कहना है कि यू आर अ रेपिस्ट। क्या ये सवाल हिंदुस्तान में कोई पूछ सकता है अपने प्राइम मिनिस्टर से? हिम्मत कर सकता है? आप सोचिए। और प्रेसिडेंट ने भी उसको कहा कि तुम बेहुदा बात कर रहे हो, बकवास बात कर रहे हो, यू आर फेक न्यूज, आई पिटी ऑन यू। लेकिन सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो मेरे सवाल कितने भी बेहुदा हों, कितने भी बेकार हों, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तो हम और आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये दरअसल लोकतंत्र जीवित रहे इस देश के अंदर, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन संविधान कहेगा कि आपको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए बोलते हैं और बोलना हमारा अधिकार है। हमने साफ तौर पे कहा कि अगर ये सवाल कहीं खड़ा भी होता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में मैनिपुलेट करके चुनाव जीता जा रहा है, भले ही वो आरोप गलत हो या सही हो, मैं उस डिबेट में नहीं पड़ता, लेकिन उस कंफ्यूजन को, उस परसेप्शन को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी तो नहीं है। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जब बीजेपी की सरकार आएगी, यदि संभावना दिख रही है, अभी तो पता नहीं 4 तारीख को क्या होगा नहीं होगा, तो आप सवाल खड़े करते हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं, फर्जी हैं, फेक बनाए जाते हैं, ये सब होता है। चुनाव जीत जाएंगे तो आप कहेंगे चुनाव भी फेक तरीके से चल रहे हैं, सीआरपीएफ मदद कर रही है, सेंट्रल फोर्सेज मदद कर रही है, इलेक्शन कमीशन मदद कर रहा है, डिलीशन हुआ है तो डिलीशन केवल बीजेपी के एंटी बीजेपी वोटर्स का हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात की। लेकिन मैं दूसरा सवाल समझना चाहता हूँ, अब जब 4 तारीख के करीब हम पहुंच रहे हैं, मैं 2006 और 2011 के चुनाव वेस्ट बंगाल के याद करते हुए 2021 और 2026 का एक कंपैरिजन आपसे समझता हूँ, क्योंकि आप 2011 में ममता जी आई थी, उससे पहले 2006 का इलेक्शन हुआ, तब भी ममता जी ने बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी थी लेफ्ट के खिलाफ, लेकिन ममता नहीं जीत पाई और फिर वो सबने कहा कि ये तो ऐसे ही चलता रहता है, लेफ्ट का लड़ नहीं रहा है जा सकता। लेकिन 2011 के इलेक्शन में ताकत को, जैसे हम लोग, मैं वुड पैकर्स वो कहता हूँ स्टाइल, कि एक बार आपने इतना पिटाई कर दिया कि अगली बार वो पेड़ गिर जाएगा, वो 2011 में उन्होंने पेड़ गिरा दिया। क्या इसी तरह से 2021 और 2026 के चुनावों को देख सकते हैं? क्योंकि बीजेपी 3 से 77 और 38% वोट पर पहुंच गई 2021 में, तो उसने एक धरातल बना लिया और अब 2026 में वो उस पेड़ को, किले को ढहाने के लायक बन गई है। ऐसा आप देखिए विजय जी, मैं
2006 में बिल्कुल आपने कहा कि तब लेफ्ट फ्रंट को 49.72% वोट मिला था और 235 सीटें उनको मिली थी। 235 सीट। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, सिर्फ 1 बल्कि 2% वोट मिला था। और जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, अगर मुझे ध्यान पड़ रहा है तो। उस वक्त टीएमसी को 28.9% वोट मिला था, यानी तकरीबन 29% वोट मिला था। तो आप कह सकते हैं कि 20% का फर्क था दोनों के बीच में वोटों को शेयर को लेके। बिल्कुल आपका तर्क बिल्कुल सही। और 5 साल के अंदर ये स्थितियां बदल जाती। तो हम 2006 से 2011 की तुलना क्यों कर? राजस्थान के अंदर तो हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बार कोई थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत जाए तो अगले बार वो जीतना उसका तय है। ये तो बिल्कुल तय नहीं है। लोग उस वक्त उस पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके गवर्नेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी लीडरशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर उनकी राय बदलने लगती है या बदल जाती है तो जाहिर सी बात है सरकार भी बदल जाती है। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां लंबे समय तक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ कि हाँ, तो मैं जवाब जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो एक बार आपने चढ़ा और आधे पे चढ़कर आप थक गए या नहीं चढ़ पाए, रुक गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगली बार आप नहीं चढ़ पाएंगे। हो सकता है ना अगली बार उस पहाड़ पे जहां तक आप चढ़े थे उससे आगे चढ़ रहे हैं और वहां पर पहुंच जाए। इसमें क्या? हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मेरा तो सवाल इस बात को है कि पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से लोग उनको चुनेंगे? कौन सा गवर्नेंस का मॉडल उन्होंने दिया, कौन सा आंदोलन उन्होंने किया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग वहां पे चुनेंगे? आप कह सकते हैं 2014 के अंदर जो केंद्र के अंदर सरकार बदली थी उसके पीछे अन्ना के आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वहां पे लगे थे। 2 ही चीजें हुई इस दौरान, या तो संदेश खाली का मसला हुआ या फिर आरजीकर हुआ। और दोनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़ के लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन संदेश खाली पे वहां के लोगों ने अपना फैसला दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई लोकसभा के दौरान और तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का विश्वास मौजूदा सरकार में है या कम हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं। आज की तारीख में सरकार आ रही हो तो इसका मतलब लोगों में भरोसा है ना बीजेपी को? नहीं, देखिए आज भी उनको 39% वोट तो 3 चुनाव में मिले, 2019 में मिले, 2021 में मिले, 2024 में मिले। इसका मतलब सब्सटेंशियल तबका तो है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में देखना चाहता है, लेकिन क्या उस क्रिटिकल पॉइंट को आगे बढ़ा पा रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट 2019 में मिला था जब उनको तकरीबन 40% वोट मिले थे और उनके और ममता बनर्जी के बीच में जो आंकड़ा था वो दरअसल सिर्फ 3% का था। तृणमूल कांग्रेस को 43.28% वोट मिला था और बीजेपी को 40.25%, सिर्फ 3% का वोट। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में उस फासले को बहुत बढ़ा दिया है। तो ये कई कारणों से अपना हो सकता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक दिक्कत है उसको वहां कि भारतीय जनता पार्टी 27% मुस्लिम वोटरों को साथ लेके नहीं चलना चाहती, उसको उनके वोट की दरकार नहीं है। तो अगर आप 27% को नहीं लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आप जो है वो एक तरीके से 73% की राजनीति वहां पे करते हैं या 72% लोगों की राजनीति करते हैं। अगर इस 72% जो हिंदू हैं उनमें से या पूरी आबादी में से अगर आप मान के चलें तो 60, आपको किसी भी हालत में 50-55 या 60% वोटर चाहिए हिंदुओं का। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में 60% अपना वोटर बना पाई है? अगर बना पाई होगी तो जीत जाएगी, अगर नहीं बना पाई होगी तो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं हो पाएगा। भाई असम के अंदर जहां पे मुस्लिम वोटर 30-35% के आसपास है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बना ली है, उस हद तक हिंदुओं को मोबिलाइज अपने पक्ष में कर लिया है। और उसका नतीजा ये कि चाहे वो पहली बार हो या दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। अगर बंगाल में वो कर लेगी तो ठीक है, मुझे आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ता। जबकि मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं जो सीएसडीएस का डेटा है 2021 का, जब वो धर्म के आधार पे, रीजन के आधार पे वो चीजों को देखता है तो एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि चाहे अपर कास्ट हो, सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे राजवंशी हो, नामशूद्र हो, दलित हो, अन्य दलित हो, आदिवासी हो, ये जो हिंदू तबका है इसमें भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। और मैं आपको 2 डेटा दे देता हूं। जो सवर्ण जातियां हैं, हिंदू सवर्ण जातियां हैं, उन्होंने 2021 में 42%
तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया और 46% बीजेपी को वोट दिया। लेकिन ये आंकड़ा ओबीसी में घट जाता है जब ओबीसी में 2021 में 36% ओबीसी हिंदू जो है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं और बीजेपी को 49। राजबंशी में 59% हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं और 38% जो है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं। तो पूरी एक श्रृंखला है इसमें। भारतीय जनता पार्टी कहां पे बात खाती है कि जब 27% मुसलमान है उनका तो 60% या 75% वोट तृणमूल कांग्रेस को पड़ता है। तो जो लॉस यहां बीजेपी को होता है वो वहां पे जाके गेन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस जो हिंदू वोटर है उसमें मेल और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के वोटिंग प्रेफरेंस में फर्क है। 2021 के विधानसभा के चुनाव में 50% महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट डाला है और 37% जो है वो क्या कहते हैं वो बीजेपी को वोट डाला है। तो इसका मतलब ये कि महिला वोटर, हिंदू महिला वोटरों में भी ऐसा दिखाई पड़ता है, वो डेटा मेरे पास नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि हिंदू पुरुष पूरी मजबूती के साथ तो बीजेपी के साथ खड़ा होता है, लेकिन हिंदू महिलाएं जो हैं उतनी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होती है। अब ये जो अगर वो हिंदू महिलाओं को भी अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि जो मुस्लिम महिला है वो तो बीजेपी की तरफ नहीं आ रही, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो हिंदू महिलाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लाने में कामयाब होती है और जितना हिंदू पुरुष बीजेपी को वोट करता है, अगर उतना ही हिंदू महिला अगर बीजेपी को वोट करने लगेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होगा। तो इसलिए ये जो कोशिश वहां पे है बंगाल के अंदर, ये बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मोबिलाइज करने की, हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की भावना डालने की, मुसलमान इस्लामोफोबिया खड़ा करने की कोशिश का नतीजा है। ये जो घुसपैठियों और एसआईआर, बहुत सारे लोग हमारे मित्र कहते हैं कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया ही नहीं। एसआईआर का मुद्दा क्या है? एसआईआर की जो बुनियाद है वो तो यही है ना कि भाई बाहर से बांग्लादेशी आए हुए हैं, घुसपैठिए कौन है, सीधी उसको अगर आप ट्रांसलेट करिएगा तो वो बोलेगा मुसलमान है। आप मुसलमानों को, भाई आपने जब कानून बना दिया कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और यहाँ से जो हिंदू आएंगे उनको हम नागरिकता दे देंगे लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये कि आप हिंदुओं को तो घुसपैठिया नहीं मानते, वो तो उनको आप शरणार्थी मानते हैं, और मुसलमान जो आते हैं उनको आप घुसपैठिया मानते हैं। तो एसआईआर का जो पूरा चक्र है और घुसपैठिए का जो पूरा मुद्दा है, बांग्लादेशी का जो पूरा मुद्दा है, वो भी तो हिंदुत्व ही है, उसमें भी तो आप मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप, और फिर आप ममता बनर्जी में बार बार ही मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाते हैं, तो ये टेंडेंसी ही अपने आप लोकतंत्र विरोधी टेंडेंसी है और इससे देश का भला नहीं होगा। मैं बहुत मजबूती के साथ इसको कहता हूं और ये बात आरएसएस के प्रमुख को समझनी चाहिए, आरएसएस संगठन को समझनी चाहिए कि जिस भारत माता की आप बात करते हैं वो भारत माता सिर्फ हिंदुओं की वजह से नहीं बनी है, वो भारत माता, उस भारत माता में मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख सबका है। आप सिर्फ हिंदू भारत माता की बात करते हैं। ये जो टेंडेंसी है ये भारत को जोड़ेगी नहीं, ये टेंडेंसी भारत को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि धर्म के आधार पर जब राजनीति होती है तब पाकिस्तान बनता है, धर्म के आधार पर जब राजनीति होती है तो इजराइल बनता है, और ना पाकिस्तान की वजह से साउथ एशिया के अंदर स्थिरता है और ना ही इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर स्थिरता है। तो धर्म आधारित राजनीति वो एक तरीके का इस्लामिक जो पैटर्न है वही क्रिएट करती है। तो इसलिए जब भारत, ये बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम है कि आप 27% भारतीयों को अलग करके आप उनको संदेह की नजर से देखते, उनका वोट नहीं देना चाहते। नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब 75%, 80%, 90% मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो है एक पार्टी को वोट दे, मान लीजिए बंगाल का रेफरेंस में तो ममता बनर्जी को दे, तब तो आप ये सवाल नहीं खड़ा करते कि ये धर्म की राजनीति और ये देश को नुकसान पहुंचा रही है। और 50 से 60% हिंदू यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, 90% नहीं दे रहे, 50 से 60% की संभावना बनती है, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो आपको धर्म की राजनीति याद आती है। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब तर्क है, मतलब जबरा मारे और रोने भी ना दे। मतलब मैं रोज मुसलमानों को बैठ के गाली दी और उसको बोले यार मुसलमान तो हमको वोट ही नहीं देता, मुसलमान तो हमारे प्रति अच्छी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये कौन सी राजनीति, ये कोई तर्क ही नहीं है। आप अपने मन के अंदर सोचिए, वो पॉलिटिक्स करते हैं कि भाई वो पोलराइजेशन 90% हो गया, 80% हो गया है, तो इसकी
रिवर्स पोलराइजेशन की जरूरत है। नहीं, ये तो वो खुद करते हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का अस्तित्व ही नहीं होता अगर मुसलमान विरोध नहीं होता। मैं तो बहुत बहुत मजबूती के साथ कहता हूं। आप मुसलमान विरोध को हटा दीजिए, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है आप मुझे बताइए। क्या उनकी आर्थिक नीति में फर्क है, क्या विदेश नीति में? थोड़ी 19-20 का फर्क सब चीज का होता है। सिर्फ जो सोशल पॉलिसी है बीजेपी की, उसी से तो बीजेपी बाकी लोगों से अलग है। और सोशल पॉलिसी क्या है? मुसलमान विरोध, क्रिश्चियन विरोध, यही तो है उनका। और आप कहते हैं कि नहीं, आप मुसलमान हमको वोट नहीं देता। भाई मुसलमान क्या करेगा? सुबह से शाम तक आपकी गिरिराज सिंह जैसे लोग तो सुबह से शाम तक क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में। आपके बेंगलोर के एक सांसद हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट की महिलाओं के बारे में क्या कहा था, जिसके ऊपर भारत सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। रोज सुबह से शाम तक ये लोग यही करते हैं। परवेश वर्मा जो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट से वो मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, मानते हैं आजकल अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या ये टिप्पणी सही है, उचित है? और इनके लोग खुद ही कहते हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कह दीजिए ना मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं टोपी लगाते? डमरू लेके वो करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ हिंदुओं के नेता तो नहीं है ना, आप तो मुसलमानों के भी नेता। टोपी भी क्यों नहीं पहनते आप? तो प्रश्न इसी बात को लेकर ही है। आप रोज मुसलमानों को गाली देंगे, उसके बोलेंगे मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। ये जो तर्क है, आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं आप कैसे तय करेंगे? अरे भाई, आपने आजादी की लड़ाई में नहीं हिस्सा लिया, दुनिया जानती है इसको बारे में। आप अपनी बिलों में छुपे हुए थे, आपके नेता जो है वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब आप बोलेंगे नहीं तो कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन? एक सज्जन थे जिन्होंने कह दिया कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में क्या कंट्रीब्यूशन। अब मतलब अब इस बेतुकी तर्कों का कोई मतलब ही नहीं ना। इसका मतलब आप अपना दिमाग खराब करिए ऐसे लोगों से। मैं साफ बात कहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने मुसलमान विरोध को खत्म कर देगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं होगा। तो बीजेपी अगर ये तर्क देती है कि मुसलमान एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है, इसके लिए अगर कोई एक पार्टी जिम्मेदार है, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी और सिर्फ बीजेपी और उनका जो इस्लामोफोबिया है वो। ये तो बड़ी अच्छी बहस है, इस पर डिबेट करेंगे हम लोग, लेकिन अभी वक्त नहीं है, आप भी व्यस्त है। आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूँ कि 4 तारीख को क्या होगा वैसा? नहीं, देखिए, अगर मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर ये प्रयोग कामयाब रहा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो फिर भारत के लिए कोई भविष्य में, लोकतांत्रिक भविष्य में बहुत गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे भी ऑलरेडी बहुत गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। मैं तो ये सोचने में असमर्थ हूं कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिनके ऊपर इस देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वो 15 दिन क्यों बंगाल के अंदर बैठे थे? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव लड़ना है? इस देश में इतनी समस्याएं हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनकी जरूरत दिल्ली के अंदर है। आप जब देश का गृह मंत्री वहां चुनाव के दौरान बैठेगा, उसका वहां के प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कि सरकार भी तो है, राज्य सरकार भी तो है। राज्य सरकार की तो मजबूरी है, राज्य सरकार की तो मजबूरी है। देखिए, राज्य सरकार की तो मजबूरी है। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के रहते हुए सरकारें नहीं बदलती, सरकारें बदलती है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री छोड़ के दिल्ली में थोड़ी आके बैठेगा। वो तो अगर बंगाल के मुख्यमंत्री तो वही बैठेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको वहां बैठने की जरूरत क्या है? आप वहां 15 दिन से क्यों बैठे हुए? ये प्रश्न जो नहीं पूछा जाता, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और मुझे लोकतंत्र के अंदर मुझे ये सवाल पूछने का अधिकार है, और ये लोकतंत्र में इसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, क्या होगा? आप इतने जलेबी, मेरे जैसे सीधे नहीं, जलेबी नहीं बता रहा मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा इस चुनाव के दौरान, तो ममता बनर्जी को एज है आज की तारीख में। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। सब चुनाव खत्म हो गया ना, अब क्या बाकी बचा है? नहीं, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। जो चुनाव जिस तरीके से इस बार बंगाल के अंदर हुआ है, वो भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और ये मॉडल देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाना चाहिए। जो चुनाव, जो कि आप 27 लाख लोगों के ममता जी जीतेंगी चुनाव ठीक हुआ है, ममता जी नहीं जीतेंगी तो नहीं। देखिए, मैं अब बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा, मैं उनको नहीं करना चाहता। हकीकत क्या है? आप गलत काम करना चाहते हैं, और आप गलत काम, तो दो ही चीजें होंगी, या तो गलत काम करते हुए आप जीत हासिल कर लेंगे, गलत काम करते हुए आप हार जाएंगे। तो ममता बनर्जी जीत गई, अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इसका यह मतलब तो नहीं था कि पूरा प्रोसेस सही था।
जो गांधीवादी सत्य है वो तो यही है ना कि साक्ष्य और साधन के में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर अगर साधन ही अपने आप में उस पर सवाल गहरे खड़े हो गए हैं तो भले ही नतीजे किसी के पक्ष में चले जाएं, हम ये कैसे करें क्योंकि फला पार्टी जीत गई, ममता बनर्जी जीत गई इसलिए सब कुछ चुनाव के दौरान सही था, ये तर्क ही गलत है अपने आप में। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई इसलिए सब कुछ वहां सही था, ये तर्क भी अपने आप में गलत है। जो चीज हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, हम क्या वो सही है, मैं तो ये और मेरी नजर में वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब आपके सवाल अभी बाकी है, नतीजे कुछ भी आए ये सवाल हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सवाल निकाला और बहुत एक नई तरीके की बहस की शायद ये चुनाव नतीजों के अलावा भी कि हम लोग जो मूल सवाल है, मैं समझता हूँ इनको ये बेसिक क्वेश्चंस हैं डेमोक्रेसी के और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और वो ये चर्चाएं शायद चुनाव नतीजों के बाद भी आगे बढ़े तो आगे वाले चुनावों में कुछ बेहतर हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। के लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जैसे मैं अपने मित्र अशोक के साथ मस्त रहता हूँ ना, वैसे आप और हमारे दर्शक विजय जी से त्रस्त रहे। थैंक यू।